और एम्फी का जो हर महीने डेटा आता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से लोगों का निवेश बढ़ा है, घटा है म्यूचुअल फंड्स में और म्यूचुअल फंड्स की तमाम स्कीम्स में, उस डेटा पर हम डालते हैं नज़र। अगर हम एसआईपी की बात करें तो एक बार फिर से लगातार दूसरा तीसरा महीना है जहां पर हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड निवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 14,000 करोड़ के ऊपर ये आंकड़ा बना हुआ है और जून महीने में 14,735 का जो आंकड़ा है वो सामने आता हुआ हमने देखा है। इसमें से भी अगर हम इक्विटी निवेश की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 8,637 करोड़ तक पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कुछ स्क्रीन पर भी हम ग्राफिक्स लाना चाहेंगे जो एक एक करके आपको ये समझाएंगे कि किस तरह से निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इतना ही नहीं, लगातार 3 महीने की ऊंचाई पर ये आंकड़ा पहुंचा हुआ है और इसमें से भी जो अब की बार धुरंधर निकल कर आ रहे हैं वो है आपके स्मॉल कैप और मिड कैप। जी हाँ, जिस तरह से हम रैली देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेशकों ने खूब पैसा डाला है इन कैटेगरीज में। अब वो अलग बात है कि इस कैटेगरी में अगर आपने पैसा डाला है तो किस निवेश अवधि के लिहाज से डाला है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में साफ तौर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर निवेश हुआ है और इनफैक्ट एयूएम का आंकड़ा भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, इस आंकड़े की एनालिसिस हमारे साथ आज करने के लिए सुरेश सोनी, सीईओ बड़ौदा बीएनपी पारिवारिक म्यूचुअल फंड, जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारी इस पेशकश के लिए। तो लगातार 14,000 करोड़ के ऊपर एसआईपी का नंबर बना हुआ है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है और कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि निवेशकों का रुझान किस तरह से इक्विटी बाजार की ओर बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि एसआईपी के जरिए वो निवेश करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है, इसको मैं अगर फर्दर डाइसेक्ट करना चाहूँ सुरेश जी, तो ये किस तरह का आंकड़ा है? क्या ये नए फोलियोज के लिहाज से आंकड़े बढ़ रहे हैं या मौजूदा एसआईपीज की राशि बढ़ रही है? जरा बताएं इस पूरे आंकड़े को अगर मुझे डिकोड करना हो तो। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर में एसआईपी एक बहुत ही अच्छा जरिया निकला है इन्वेस्टर्स के लिए और इवन भारत के कैपिटल मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि इसके जरिए लॉन्ग टर्म स्टेबल इक्विटी इनफ्लो मार्केट में आने लगा है। एसआईपी के अंदर इस वक्त आप देखेंगे तो 14,700 करोड़ रुपए महीने का आता है और अपने देश की आबादी 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़, मतलब आप देखेंगे पर कैपिटा 100 रुपीज ऑलमोस्ट हर इंसान के ऊपर में एसआईपी के अंदर आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। अब इसके अंदर में और आप अगर देखेंगे थोड़ा एक लेवल नीचे जाएंगे तो पिछले एक साल में एसआईपी की अमाउंट 20% करीब बढ़ी है। तो पिछले साल इसी वक्त अगर आप देखते तो 12,000 करोड़ के आसपास पैसा आ रहा था और अभी 14,700 करोड़ आ रहा है। हर महीने करीब 20 लाख नए अकाउंट खुलते हैं एसआईपी के अंदर में। तो पिछले एक साल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास में नए अकाउंट एसआईपी के खुले हैं। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एक्सपैंड हो रहे हैं और अमाउंट पर एवरेज टिकट मेरे ख्याल में ये करीब 2,200 रुपए के आसपास में रहता है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखा है, लेकिन बेस हमेशा एक्सपैंड होते हुए मुझे दिख रहा है। ये इक्विटी के किस तरह के फंड में सबसे ज़्यादा है? हमें तो स्मॉल कैप में निवेशकों का रुझान एम्फी की ताज़ा रिपोर्ट बता रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इसको लेकर थी, लेकिन इस तरह के आंकड़े क्या कहेंगे आप? हाँ, इन्वेस्टर्स का बहुत बार फ्लो रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बार डिपेंड करता है, जो कि मेरे ख्याल से उतना ज्यादा उस पर जोर नहीं देना चाहिए इन्वेस्टर्स को जनरली मीडियम से लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर आप देखें पिछले 3 महीने में इक्विटी मार्केट निफ्टी 50 भी करीब 14% बढ़ा है और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस और ज्यादा बढ़े हैं। इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पर्टिकुलरली ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है पिछले महीने। करीब करीब 7,000 करोड़ के आसपास मुझे इनफ्लो, अगर मैं मीडियम और स्मॉल कैप फंड के अंदर में देखूं तो ज्यादा करके उस फंड्स के अंदर में पैसा आया है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ठीक ठाक चीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। उनकी कंपाउंडिंग बेटर होती है, वो कंपनीज की ग्रोथ रेट बेटर होती है, पर साथ में उनकी वॉलेटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियसली उसमें जाना चाहिए। बट अगर हम लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा सुरेश जी, लेकिन ये बताएं अब, क्योंकि देखिए वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टर माइंडसेट बहुत ही अलग तरीके से भी काम करता है, क्योंकि जब बाजार गिरावट में होता है तो वो ये सोचते रहते हैं कि बाजार और कितना गिरेगा और निवेश शुरुआत नहीं करते हैं, निवेश को बढ़ाते नहीं हैं, एक मोमेंटम वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। अच्छा, जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तब भी उनको लगता है कि और कितना ऊपर जाएगा हमको पता नहीं, उस चक्कर में अधिकतर लोग अपने निवेश को शायद रोक लेते हैं, या क्योंकि बाजार की इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस रैली में आगे कहाँ जाया जाए। लेकिन जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, एक तो अच्छी बात ये सामने आ रही है कि एसआईपी के जरिए निवेश बढ़ रहा है, यानी किश्तों में लोग निवेश कर रहे हैं। अब साथ ही सवाल ये भी है कि जहाँ निवेशकों को बहुत मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वहाँ से थोड़ा सा निकल जाना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप? ये रिपोर्ट से जुड़ा सवाल नहीं है, मैं अलग से सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में खास तौर से क्योंकि अगर ओवर वैल्यूएशन पहुंच गई है तो थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब हो सकता है शायद कीमतें पीक आउट हो चुकी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इक्विटी मार्केट में न्यू हाइस हर बार इक्विटी मार्केट बनाते हैं, और न्यू हाइस पर हमेशा इन्वेस्टर्स के मन में यही आता है कि क्या यहाँ से मार्केट गिर जाएगा या मार्केट बहुत ज्यादा पीक हो गया है। बट इक्विटी का मार्केट अगर आप देखें तो अगर हमारा बीएसई का सेंसेक्स 100 से लेके 65,000 पहुंचा है अगर पिछले करीब करीब 40-45 सालों के अंदर, तो न्यू हाई बनाकर ही पहुंचा है। तो मार्केट हर बार नई हाई बनाता है, और ये उसका मार्केट का नेचर ही है। उसी तरीके से मार्केट कंपाउंड होता है। तो इसलिए मार्केट के बढ़े हुए लेवल्स के ऊपर से डरे नहीं। मार्केट का मार्केट वैल्यू या मार्केट का इंडेक्स हाई होना या वैल्यूएशन हाई होना दो अलग अलग चीज है। अगर अर्निंग ग्रोथ भी हो रही है साथ में और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वैल्यूएशन ऊपर नहीं गया है, इसका मतलब मार्केट अभी भी ठीक है। अगर मैं देखूं तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। फॉरेनर्स का रुझान इनफैक्ट भारत के बाजारों में पिछले 2 या 3 महीने के अंदर ही खाली शुरू हुआ है। और कंपेयर टू जो उन्होंने सेल किया था मार्केट के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर, उन्होंने उसका करीब करीब 20-25% रुपया वापस से लगाया बाजार में। तो अभी तक तो काफी पैसा आना बाकी है उनका। एक्चुअली तो मुझे एफआईआईज पर बहुत भी एक सवाल पूछना है। एक्चुअली एक एफआईआईज पर ही मुझे सवाल पूछना था, जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। अब ये क्या इसीलिए है क्योंकि फिलहाल उनके पास विकल्प के तौर पर बहुत कम विकल्प है इमर्जिंग मार्केट्स में पैसे लगाने के लिए, और इसीलिए भारत की ओर उनका रुझान आ रहा है? क्योंकि देखिए वैसे तो भारत एक प्रीमियम मार्केट है कि नहीं? तो विकल्पों की कमी के चलते हम ये पैसा आता हुआ देख रहे हैं, और किसी भी वक्त ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, भारत प्रीमियम मार्केट है तो प्रीमियम रीजन से है। हाई ग्रोथ रेट, प्रेडिक्टेबिलिटी, मैक्रो स्टेबिलिटी, सारी चीजें यहाँ पर आपको साथ में मिल रही है। इसके लिए भारत की अट्रैक्शन है। और मार्केट के अंदर में कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसकी वजह से पैसा नहीं आता है। विदेशी बाजारों में काफी सारे कंट्रीज हैं और बहुत और जगह पैसा जा सकता है। आप जाते हैं, आपके यहाँ पे पैसा आता है तो मेरिट पर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि फॉरेनर्स का जो ट्रेंड है वो बहुत रिवर्स होने वाला है। देखिए, इस साल के अंदर में क्या हुआ था कि पहले 2 या 3 महीने में जनवरी से मार्च तक फॉरेन जो मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट है, वो काफी रैली किए थे। इंडियन मार्केट काफी लैग किया था। मार्च से लेकर जून और अभी तक अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट कैचअप कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मतलब मार्केट वैल्यूएशन कोई स्काई रॉकेट हो गए हैं या बहुत अनरीजनेबल हो गए हैं। फॉरेनर फ्लोज तो खाली अभी शुरू हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो अभी तो इनफैक्ट आप ये देखिएगा कि इंडियन इन्वेस्टर्स का खाली एक सिंगल इंजन का हमारा सरकार चल रहा था पहले, एक तरीके से अगर मैं एनालॉजी लूं तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी फॉरेनर्स का फ्लो आने से ये डबल इंजन का कुल मिला के मार्केट का मोमेंटम बन रहा है, लोकल इन्वेस्टर प्लस फॉरेन इन्वेस्टर। सवाल, और मेरे ख्याल से इस चर्चा को हम उसके बाद समेटेंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि आपकी एएमसी में रुझान किस ओर बढ़ रहा है? कौन सा फंड है जहाँ पर आपको लग रहा है कि निवेशकों ने ज़्यादा पैसे लगाने शुरू कर दिए हैं? हमें कंटिन्यूअसली इक्विटी फंड्स के अंदर पैसा आते हुए दिखता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर थोड़ा सा मार्केट के बढ़े हुए लेवल से अगर थोड़ा सा नर्वस है या कॉशियस होना चाहते हैं तो उन्हें बैलेंस फंड देखने चाहिए। वो एक बड़ी अच्छी कैटेगरी है जहां पर कि आपको रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा बैलेंस मिलता है, और उसके अंदर में आपको परफॉर्मेंस भी ओवरऑल काफी अच्छी मिलती है, और डाउनसाइड वॉलेटिलिटी आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है। तो मेरा यही कहना होगा इन्वेस्टर्स को कि आप बैलेंस एडवांटेज एज अ कैटेगरी देख लें। अगर आपको थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है मार्केट की रैपिड राइज से, तो वो एक कैटेगरी देख सकते हैं।
और निश्चिंत रहिए, अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेकर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ डरना चाहिए। सुरेश जी, आपने कहा कि इक्विटी में रुझान है, इक्विटी में किस कैटेगरी में रुझान है सबसे ज्यादा? हमें इनफैक्ट अक्रॉस दिखा है। हमने कुछ टाइम पहले एक वैल्यू फंड का एनएफओ लॉन्च किया था, अभी 2 महीने पहले। उसके अंदर में हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके अंदर हमारे करीब करीब 1400 करोड़ के ऊपर उसके अंदर कलेक्शन हुआ। उसके अलावा हमारे जो नॉर्मल इक्विटी फंड्स है, हमारा लार्ज कैप फंड है, हमारा मल्टी कैप फंड है, उसके अंदर हमें रेगुलर फ्लोज दिख रहे हैं। शुक्रिया सुरेश जी, आपने समय निकाला और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हमसे बात की। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब, और जाते जाते एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, साथ ही हमारे शो को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। Attention.